क्लास। आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब सामान्य अणुसंघ गुणधर्म एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। इसको समझने से पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है परासरण दाब के संबंध में वायल वान ढाफ और चार्ल्स वान ढाफ नियम पढ़ रखे हैं। हम लोगों ने वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का राउंड का विचार पढ़ा हुआ है। हमने क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउंड का नियम पढ़ा हुआ है। हिमांक अवनमन के संबंध में भी राउंड का विचार हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब एक नया टर्म हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे कहते हैं अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि अणुसंघ गुणधर्म कौन कौन से हैं। पहला परासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब में अवनमन, तीसरा क्वथनांक में उन्नयन और चौथा हिमांक में अवनमन। ये चारों के चारों अणुसंघ गुणधर्म है और अणुसंघ गुणधर्म वो होते हैं विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंघ गुणधर्म कहा जाता है। और ये हमने आपको चार बता दिए। अब बात आती है सामान्य सी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी विलयन का कोई गुण है, राउल्ट के नियम से आपने ज्ञात किया तो वो कहलाता है परिकलित मान। और यदि आपने प्रैक्टिकली पता किया तो उसको कहते हैं प्रेक्षित मान। नियम से जो ज्ञात किया जाता है उसे कहा जाता है परिकलित मान। और जो प्रैक्टिकली ज्ञात किया जाता है उसे कहा जाता है प्रेक्षित मान। यदि किसी विलयन के अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान परिकलित मान के समान है, ध्यान देंगे, अणुसंघ गुणधर्म का अणु संख्य गुणधर्म गुण का प्रेक्षित मान बराबर है अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान यदि बराबर है परिकलित मान के, तो इसे कहेंगे हम सामान्य अणुसंघ गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म ये सामान्य अणुसंघ गुणधर्म हो यदि अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान, और ये प्रेक्षित मान क्या होता है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं, वो प्रेक्षित मान होता है। ये परिकलित मान क्या होता है, नियम के आधार पर कैलकुलेशन किया, इतना ये लिया, इतना वो लिया और गणना करके हमने निकाला, वो होगी कैलकुलेटेड वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू अगर इक्वल है तो उसको कहते हैं सामान्य सी बात अणुसंघ गुणधर्म सामान्य अणुसंघ गुणधर्म। हम इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक प्रचलन में कहावत है कि कोई व्यक्ति खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। सामान्य सी बात है। कोई व्यक्ति कुछ लेके आया था, कुछ लेके चला गया, यह भी सामान्य सी बात है। लेकिन कोई व्यक्ति खाली हाथ आया था, कुछ लेके चला गया, ये सामान्य बात नहीं है, ये एबनॉर्मल चीज हो गई कि खाली हाथ आए थे, कुछ लेके जा रहे हो ये। या फिर कोई व्यक्ति कुछ लेके आया था लेकिन यहां से वो खाली हाथ चला गया, ये भी कैसी चीज हो गई, असामान्य चीज हो गई। अगर कुछ लेके आया था, कुछ लेके चला जाएगा, सामान्य सी बात है।
लेकिन कुछ लेके आ रहा हो, खाली हाथ जा रहा, तो ये कैसी बात हो गई? असामान्य बात हो गई। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको परिकलित मान को कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको हम लोग सांख्यिकी भाषा में लिख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू। ये कैलकुलेटेड वैल्यू। और ये क्या है? इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं। तो यदि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल है तो ये सामान्य सी बात है। आपने देखा कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठा है, वो पढ़ रहा है, तो ये सामान्य सी बात है। लेकिन वो विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठा है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, मोबाइल चला रहा है, ये सामान्य बात नहीं है। तो हम ऐसी ही बातों का जिक्र करेंगे आज, जिसे हम लोग कहते हैं असामान्य अणुसंघ गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म तो है लेकिन उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, उन्हीं आज एबनॉर्मलिटीज का अध्ययन करेंगे। तो सामान्य अणुसंघ गुणधर्म क्या हो गया? जब अणुसंघ गुणधर्म का अपेक्षित मान अणुसंघ गुणधर्म के परिकलित मान के बराबर पाया जाता है, तो इस प्रकार के अणुसंघ गुणधर्म को कहते हैं सामान्य अणुसंघ गुणधर्म, यानी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन यदि दूसरी बात होती है कि दूसरी कंडीशन कि अणुसंख्य, ध्यान देना बच्चों, अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान और परिकलित मान। प्रेक्षित मान मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये इसके बराबर इक्वल नहीं पाया जाता है, तब हम ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे बेटे? तब हम ऐसी कंडीशन में इसको कहेंगे असामान्य अणुसंघ गुणधर्म। अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं, मतलब जब किसी विलेन का प्रेक्षित मान यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसी को प्रैक्टिकल वैल्यू भी कहेंगे, प्रैक्टिकल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी प्रेक्षित मान और परिकलित मान यानी कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल नहीं पाया जाता है, तो उसे कहते हैं अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म। तो बेटे अणुसंघ गुणधर्म 4 होते हैं, ये सब ने जाना। अब हमें दूसरी बात जाननी है कि सामान्य अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं। यदि किसी विलयन का अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान यानी प्रैक्टिकल वैल्यू यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मान परिकलित मान यानी कैलकुलेटेड वैल्यू की इक्वल पाया जाता है, तो उसे कहते हैं सामान्य अणुसंघ गुणधर्म। ठीक है, ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या कि यदि अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान और परिकलित मान के इक्वल नहीं पाया जाता है, मतलब प्रेक्षित मान ज्यादा हो सकता है परिकलित मान से, या परिकलित मान परिकलित मान ज्यादा हो सकता है प्रेक्षित मान से। यहां जो इज नॉट इक्वलिटी लगाया गया है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है इसके सापेक्ष ये ग्रेटर हो, या हो सकता है इसके सापेक्ष ये ग्रेटर हो। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान और परिकलित मान एक दूसरे के बराबर नहीं पाया जाता है, तब क्या होता है? इसे कहते हैं अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म। इसे कहा जाता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम इसको कहते हैं। अब ये बात आती है कि ये एबनॉर्मलिटी कहां आती है, ये एबनॉर्मलिटी कहां आती है? तो समझ लीजिए, यदि सॉल्यूशन यूरिया का है एबनॉर्मलिटी आएगी नहीं आएगी। अगर विलेन ग्लूकोज का है एबनॉर्मलिटी आएगी नहीं आएगी। यदि विलेन सुक्रोज का है एबनॉर्मलिटी आएगी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये कैसे हैं? ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये लोग कैसे हैं?
नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग कई बार बोल चुके हैं विद्युत अनअपघट्य। अब ये इनके लिए ये सामान्य सी बात होगी। यूरिया के लिए सामान्य अणुसंग गुणधर्म रहेगा, ग्लूकोज के लिए सामान्य अणुसंग गुणधर्म रहेगा, सुक्रोज के लिए सामान्य अणुसंग गुणधर्म रहेगा। सामान्य किन के लिए नहीं रहेगा? अब शुरुआत होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एग्जाम्पल ले ले, NaCl हो सकता है, एग्जाम्पल ले ले CaCl2 हो सकता है, एग्जाम्पल ले ले BaCl2 हो सकता है। तो ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर इसके अतिरिक्त एसिटिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड का संगुणन हो जाए, एसिटिक एसिड का संगुणन हो जाए, ये ऐसा हो जाए, तो इनके लिए अणुसंग गुणधर्म का मान सामान्य नहीं होगा। तो इनके लिए हम लोग क्या विचार करते हैं? इनके लिए जो अणुसंग गुणधर्म कैसा हो जाता है? अपसामान्य। अणुसंग गुणधर्म अपसामान्य हो जाएगा। और ये कैसे हैं? ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है और इनके लिए अणुसंग गुणधर्म कैसा हो जाएगा? अपसामान्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेटा अणुसंग गुणधर्म के संबंध में था कि अपसामान्य अणुसंग गुणधर्म क्या होता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि वान हाफ फैक्टर क्या होता है। ये अपसामान्य अणुसंग गुणधर्म हो गया। अब हम लोग वान हाफ गुणांक के बारे में समझेंगे। चलिए साथ में एक नया टॉपिक आज डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वान हाफ गुणांक। ये वान हाफ गुणांक क्या चीज होती है, इसको हम लोग डिस्कस कर चलिए साथ में एक नया टॉपिक आज डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वान हाफ गुणांक। ये वान हाफ गुणांक क्या चीज होती है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वान हाफ गुणांक क्या होता है? वान हाफ गुणांक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि कोई विलयन ग्लूकोज का है, सुक्रोज का है, यूरिया का है, या अन्य किसी विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का है, तो वान हाफ गुणांक का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ना कोई आवश्यकता होती है। वान हाफ गुणांक क्या चीज होती है, पहले हम ये समझ लें। वान हाफ गुणांक के बारे में समझ लें कि किसी विलयन का कोई अणुसंग गुणधर्म है, प्रैक्टिकली क्या है और सैद्धांतिक तौर से क्या है, दोनों का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वो वान हाफ गुणांक कहलाता है। वान हाफ गुणांक की डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान तथा अणुसंग गुणधर्म के सैद्धांतिक मान के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। तो वान हाफ गुणांक की डेफिनेशन को हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग यहां वो डेफिनेशन में सूत्र के रूप में बता रहा हूं कि वान हाफ गुणांक क्या होता है। वान हाफ फैक्टर, वान हाफ फैक्टर इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। वान हाफ गुणांक आई बराबर होता है अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान का आशा समझ लीजिए, प्रेक्षित मान का मतलब होता है प्रैक्टिकल वैल्यू, और अणुसंग गुणधर्म का अणु संख्या गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। अणुसंग गुणधर्म के सैद्धांतिक मान के अनुपात को, अणुसंग गुणधर्म के सैद्धांतिक मान के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। ये आप डेफिनेशन लिखेंगे शब्दों में, हम यहां सूत्र के रूप में लिख रहे हैं, आप लोग उसको शब्दों में लिखेंगे। किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। प्रेक्षित मान का मतलब होता है
प्रैक्टिकली वैल्यू यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। प्रेक्षित मान का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और सैद्धांतिक मान होता है कैलकुलेटेड। सैद्धांतिक मान का मतलब होता है कैलकुलेटेड वैल्यू। यदि वांट हाफ फैक्टर को हम संक्षेप में लिखना चाहें, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू OBS वैल्यू अपॉन CAL वैल्यू। इसका मतलब समझ लीजिए, अनुसंग गुणधर्म का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के अनुपात को अनुसंग वो वांट हाफ गुणांक कहा जाता है और वांट हाफ गुणांक को I से प्रदर्शित करते हैं। वांट हाफ गुणांक का इस्तेमाल कब किया जाता है? वांट हाफ गुणांक I का इस्तेमाल किया जाता है तब जब वियोजन की कंडीशन हो या फिर संयोजन की कंडीशन हो। वांट हाफ गुणांक I का प्रयोग कब किया जाता है? वियोजन को बोलते हैं डिसोसिएशन की घटना हो या एसोसिएशन। इसको संगुणन भी कह सकते हैं, संयोजन, या फिर कहें सीधे एक और अच्छा शब्द मिल जाता है संगुणन। वियोजन हो रहा हो या फिर संगुणन हो रहा हो, उस समय वांट हाफ फैक्टर I का इस्तेमाल किया जाता है। तो वांट हाफ गुणांक का प्रयोग संयोजन और वियोजन की स्थिति में होता है। तो पहले हम लिख सकते हैं वियोजन की स्थिति में। वियोजन के लिए क्या हो जाएगा? वियोजन के बाद वियोजन में क्या होता है? वियोजन के लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी प्रेक्षित मान, जो मान पाया जाता है उसका मान सैद्धांतिक मान से सदैव अधिक होता है। वियोजन के कारण वियोजन में लिख सकते हैं अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, वियोजन के कारण अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए वियोजन की परिस्थिति में अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान, अणुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक अणुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से अधिक आता है। अणुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से अधिक आता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा? अब इसके लिए क्या हो जाएगा? हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि कैसे अणुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से अधिक हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग, तो बेटे वियोजन के लिए क्या हो जाएगा? अणुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से अधिक रहता है। वियोजन के केस में क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, AX BY, कोई एक विद्युत अपघट है AX और BY। अगर इसका वियोजन हम दिखाएंगे तो वियोजन क्या हो जाएगा? XA बनेगा, YB बनेगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, वियोजन से पहले, प्री डिसोसिएशन, पूर्व में क्या स्थिति होगी? इसके 1 मोल होंगे, 0 मोल होंगे,
लेकिन यहां से जब एल्फा मोल का वियोजन हो जाएगा, वियोजित मात्रा कितनी होगी एल्फा, तब क्या होगा बाद में ये पूर्व में मतलब वियोजन से पहले, इसको कहेंगे प्री डिसोसिएशन और इसको बाद में कहेंगे पोस्ट डिसोसिएशन। प्री डिसोसिएशन 1 मोल है, पोस्ट डिसोसिएशन बाद में क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फा और ये एक्स एल्फा बनेगा और ये बनेगा एक्स एल्फा और ये बनेगा बाई एल्फा। ठीक है, वियोजन के बाद लिखेंगे, वियोजन के बाद यानी आफ्टर डिसोसिएशन, वियोजन के बाद कुल मोल, वियोजन के बाद कुल मोल बराबर कितने हो जाएंगे 1 माइनस एल्फा प्लस एक्स एल्फा प्लस वाई एल्फा। ठीक है, तो 1/2 फैक्टर आई इज इक्वल टू होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एक्स एल्फा बाई एल्फा। ये 1/2 गुणांक की वैल्यू आ जाएगी वियोजन के बाद, मतलब वियोजन से पहले जो 1 मोल था, वियोजन के बाद मोलों की संख्या। अब भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर 1 मोल है, 1 मोल से वो अगर इतने मोल हो जाते हैं तो अणुसंग गुणधर्म इनके हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि अणुसंग गुणधर्म वो होते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। पहले मोल 1 था तो अणुसंग गुणधर्म इसके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन उसका हो गया वियोजन। अब टोटल मोल कितने हो गए 1 माइनस एल्फा। क्यों कहेंगे? क्योंकि भैया 1 था, 1 में से एल्फा निकल गया, भैया हम तो टूटेंगे तो वो टूट जाएंगे, एक्स एल्फा और वाई एल्फा बनेंगे। अब एक्स एल्फा क्यों था? क्योंकि एक ही मोल कितनी है एक्स, ये अगर टूटेगा डिसोसिएशन होने से एक्स ए बनेगा वाई बी बनेगा। तो वैसे ही क्या होगा, अगर एक्स ए है तो एक्स ए हो जाएगा, बी वाई है तो वाई बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहां से एल्फा निकल जाएगा तो एल्फा निकल जाएगा 1 माइनस एल्फा हो जाएगा। जब एल्फा निकल जाएगा तो एल्फा एक्स होगा और एल्फा आई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वियोजन के बाद कुल मोल इतने आ जाएंगे कि 1/2 गुणांक के बराबर होगा। और आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू क्या होती है? प्रेक्षित मान, ध्यान रखेंगे, प्रेक्षित मान अणुसंग गुणधर्म का बटे सैद्धांतिक मान, वो भी अणुसंग गुणधर्म का। ये आई की वैल्यू हो गई। डिसोसिएशन के संदर्भ में आई की वैल्यू ये हो गई। इसके बाद बारी आती है कि हम वियोजन की मात्रा पता कर सकते हैं। हम वियोजन की मात्रा पता कर सकते हैं। आई 1/2 गुणांक के आधार पर हम लोग वियोजन की मात्रा पता कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा पता करने के लिए हम लोग सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बिठा रहे हैं। चलिए, मैं बात कर रहा था कि 1/2 फैक्टर की सहायता से, 1/2 फैक्टर की सहायता से वियोजन की मात्रा गणना की जा सकती है। वांडा फैक्टर की सहायता से वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। वियोजन की मात्रा को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं इज इक्वल टू होता है I-1 अपॉन N-1। अब आप कहेंगे I को तो हम जानते हैं, N को नहीं जानते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि I क्या होता है, N क्या होता है और अल्फा क्या होता है। ये अल्फा होता है वियोजन की मात्रा, अल्फा वियोजन की मात्रा है और I1 हाफ फैक्टर की रियल वैल्यू, ठीक है, और N है 1 हाफ फैक्टर का चरम मान। मतलब इसको बोलते हैं I मैक्स, इसको बोलेंगे I रियल। तो ये 1 हाफ गुणांक का रियल मान है, रियल वास्तविक मान है, और ये 1 हाफ गुणांक का चरम मान है, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो है। तो इन दोनों को अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1 का फॉर्मूला लगा करके हम किसी विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा के बारे में कैलकुलेशन इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। ये तो बात हो गई बेटे डिसोसिएशन को लेकर के। अब डिसोसिएशन के साथ साथ एसोसिएशन की भी गणना होती है। अगर संगुणन की स्थिति हो तो 1 हाफ गुणांक कैसे रिएक्ट करता है संगुणन की स्थिति में, चलिए देखते हैं संगुणन में क्या होता है। अब दूसरी बात देख लीजिए, दूसरी बात है संगुणन में, संगुणन यानी इन एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन का मतलब, डिसोसिएशन का मतलब पहले हम आपको बता देते, वियोजन के बारे में हमने पहले ही समझाया, NaCl टूट जाएगा, Na+ बनेगा, Cl- बनेगा। ये एक विद्युत अपघट्ट है जो टूट रहा है, इसको हालांकि हम लोग आयनन बोलेंगे लेकिन वो वियोजन के जैसा ही होता है, थोड़ी सी विविधता है, वो हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। एसोसिएशन में क्या होता है कि डिसोसिएशन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ये टूट गया और 2 बन गए छोटे छोटे, मतलब ये भाई साहब NaCl थे, ये क्या हो गए Na+ और ये हो गए Cl-, इसको बोलेंगे डिसो। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसोसिएशन। इसको हम लोग डिसोसिएशन बोलेंगे। अब दूसरी बात आती है एसोसिएशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए CH3COOH है और CH3COOH, एक और CH3COOH है और इसके 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं और ये आपस में मिल गए और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, इसका सूत्र हो गया CH3COO का होल ट्वाइस। ये बड़ा मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये छोटे से बड़ा हो गया, बड़े से सॉरी, ये देखो ये NaCl है, ये NaCl है, एक बड़ा मॉलिक्यूल से 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए, और ये एसिटिक एसिड 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल एक संगुणित हो गया, इसको बोलेंगे एसोसिएशन। ये संगुणन है और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वियोजन। इसको वियोजन कहते हैं, इसको संगुणन कहते हैं। तो हम लोग वियोजन के संदर्भ में तो पढ़ चुके हैं, अब बारी आती है संगुणन के संदर्भ में। संगुणन में क्या होता है, अणुसंघ गुणधर्म का अपेक्षित मान। संगुणन में देखेंगे, संगुणन के लिए अणुसंख्य
गुणधर्म का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से कम रहता है। सैद्धांतिक मान से कम रहता है। अनुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से कम रहता है। क्यों कम रहता है? कि आप मिलाओगे दो अणु बन जाएंगे एक अणु, लोग भेजे दो, आपने वो काम कर रहे हैं एक के बराबर, तो आउटपुट आपको कम मिलेगा। यानी ये प्रेक्षित मान क्या होती है? प्रैक्टिकल वैल्यू, यानी ओबीएस वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये कैसी है? कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी प्रैक्टिकल वैल्यू कम रहती है, सैद्धांतिक वैल्यू अधिक रहती है। ये होता है संगुणन। जबकि वियोजन में जस्ट उल्टा होता है, प्रेक्षित मान अधिक होता है, सैद्धांतिक मान कम होता है। अब इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है ए, उसके n मोल है और वो संगुणन कर रहे हैं। कोई पदार्थ ए है और उसके n मोल आपस में संगुणन करके एक ही होल n बना रहे हैं। तो ये एसोसिएशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है बेटा? एसोसिएशन हो रहा है। ये एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन हो रहा है पूर्व में, मतलब पूर्व में, काहे के पूर्व में? एसोसिएशन के पूर्व में। पूर्व में यानी एसोसिएशन के पूर्व में इसके एक मोल है तो पूर्व में इसके 0, लेकिन यहां से एल्फा निकलेंगे, बाद में क्या हो जाएगा? बाद में बचेगा 1 माइनस एल्फा, और बचेगा क्या यहां? n अपॉन एल्फा अपॉन n। आधे हो जाएंगे ना, n का डिवाइड चला जाएगा। भाई अगर a संगुणन की स्थिति में क्या होता है? ए मिलकर के आपस में ऐसे संगुणित हो जाते हैं। n मॉलिक्यूल ऑफ ए मिलकर के क्या बनाएंगे? ए की पावर, ए का होल है। n मॉलिक्यूल ऑफ ए मिलकर के ए की पावर ए का होल n बना देंगे। तो पूर्व में तो इसकी संगुणन की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे ही बाद में संगुणन हो जाएगा, एल्फा मॉलिक्यूल यहां से निकलेंगे तो 1 माइनस एल्फा यहां बचेंगे। तो अब टोटल मोल, टोटल मोल बराबर हो जाएंगे 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n। तो I का मान हो जाएगा, 1 का फैक्टर का मान हो जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n। ठीक है, तो ये बेटे वांछाप गुणांक के लिए हो गया। वांछाप गुणांक संगुणन, यहां n ना है, संगुणन के लिए हो गया और वियोजन के लिए हो गया। ये वियोजन का प्रदर्शन हो रहा है, ये संगुणन का प्रदर्शन हो रहा है। इसको अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स अभी मैं बताता हूं, उनको हल करेंगे। क्लियर? चलिए चलिए अभी हम लोग आप लोगों के साथ वान-हाफ फैक्टर को डिस्कस कर रहे थे। वान-हाफ फैक्टर दो कंडीशन में एप्लीकेबल है। एक, डिसोसिएशन का केस हो, दूसरा एसोसिएशन का केस हो। डिसोसिएशन का मतलब एक मॉलिक्यूल विलयन के अंदर जाकर के टूट जाए अपने आयनों में, डिसोसिएशन। या दूसरी घटना यह हो सकती है कि मॉलिक्यूल्स, विलय के मॉलिक्यूल्स विलयन में पहुंच करके एसोसिएट होना शुरू कर दे। वो दो कंडीशन में एप्लीकेबल है। एक, डिसोसिएशन का केस हो, दूसरा एसोसिएशन का केस हो। डिसोसिएशन का मतलब एक मॉलिक्यूल विलयन के अंदर जाकर के टूट जाए अपने आयनों में, डिसोसिएशन। या दूसरी घटना यह हो सकती है कि मॉलिक्यूल्स, विलय के मॉलिक्यूल्स विलयन में पहुंच करके एसोसिएट होना शुरू कर दे। वो आपस में मिलकर के छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु मिलाते बनाते हैं।
हो सकता है 2 मिलकर के 1 बन जाए या 3 मिलकर के, ये डिपेंड करता है उनके लिए n की वैल्यू क्या है। संगुणन संख्या n जिसे कहते हैं हम लोग संगुणन संख्या, तो संगुणन संख्या क्या है उस पर निर्भर करता है। अब अणुसंघ गुणधर्म की कंडीशन में 2 परिस्थितियां हो सकती हैं, एक सामान्य अणुसंघ गुणधर्म, दूसरा अपसामान्य। तो सामान्य अणुसंघ गुणधर्म के केस में सूत्रों को कैसे प्रयोग करते हैं और अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म के केस में सूत्रों को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है गणनाओं के संदर्भ में। आइए चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सामान्य अणुसंघ गुणधर्म जिसे हम लोग कह सकते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, इसको हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये सामान्य सी बात है जब सामान्य कंडीशन है, सामान्य जिसे हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल, सामान्य सी कंडीशन है तो परासरण दाब, फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करेंगे, परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CST, और C इज इक्वल टू जानते हो W अपॉन M इंटू V ST हो जाएगा। V को यहां पर भेज देंगे, PV बराबर W अपॉन MST, PV इज इक्वल टू MST हो जाता है। ये परासरण दाब का केस हो गया सामान्य कंडीशन में। दूसरा वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन भी एक अणुसंघ गुणधर्म है। इसमें क्या हो जाता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N। बाद में एक शर्त को अप्लाई कर देते हैं तो N अपॉन कैपिटल N बचता है। इसके बाद स्मॉल w, हाँ सीधा लिख देंगे स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m। बेटे ये फॉर्मूला हो जाता है, ऊपर कैपिटल W रहेगा, नीचे ऊपर स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं P नॉट अपॉन PS, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के संबंध में सामान्य अणुसंघ गुणधर्म हो गया। तीसरी बात यह है कि क्वथनांक में उन्नयन है, इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो लिखेंगे क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन यानी इलेवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी डॉट सीएम। ये क्या होती है भैया, ये सीएम क्या है आप लोग जानते ही होंगे। सीएम होता है मूललता, और केएफ क्या है, केएफ होता है, सॉरी केएफ नहीं, यहां पर केवी इस्तेमाल किया जा रहा है। केवी होता है मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक। और ये डेल्टा टीवी क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम डेवलप कर देते हैं तो 2 कंडीशन मिल जाती हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी डॉट स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। 2 फॉर्मूले मिल जाते हैं, एक मूलल उन्नयन स्थिरांक के संबंध में और दूसरा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू k डॉट स्मॉल w इंटू 100 अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये आणविक उन्नयन स्थिरांक है। चलिए
ये बेटा तीसरी बात हो गई, क्वथनांक में उन्नयन है, तब हम क्या करेंगे। और चौथी बात होती है हिमांक अवनमन। चौथी बात होती है हिमांक अवनमन के संबंध में, हिमांक अवनमन यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। हिमांक में अवनमन के संबंध में क्या होता है बेटा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट CM, ये फॉर्मूला होता है। और यहां जानते ही हो CM क्या है, मोललता है, ठीक है। और KF क्या है, यहां KF को बताना आवश्यक है क्योंकि कुछ बच्चे जानते भी होंगे KF के बारे में। KF होता है मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक। ये जो KF है वो मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। और ये डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन, ये हिमांक में अवनमन। और CM को हमने अभी बताया ही है कि CM यहां पर मोललता है। चलिए, ये अणुसंग गुणधर्म हो गए, सामान्य, परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ये तब के लिए बच्चों स्थिति है जब सामान्य सी बात है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। जब कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई डिसोसिएशन नहीं है, तब ये स्थिति बन जाती है। परासरण दाब के लिए क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू NST हो जाएगा। वाष्प दाब में अवनमन के लिए क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। क्वथनांक उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में डेल्टा TP, ये फॉर्मूला हो जाता है। दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। अगर 100 होगा तो K जो आणविक कहलाता है, 1000 होगा तो KB, जिसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इनके बारे में हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं, डेफिनेशन लिख चुके हैं, अच्छे से भली प्रकार से लिख चुके हैं। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला ये आ गया, इसको फिर से मॉडिफाई कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा जैसा कि क्वथनांक उन्नयन के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं, KF स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चूंकि यहां 1000 है इसलिए KF का इस्तेमाल हो रहा है। एक और फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TF K डॉट स्मॉल w इंटू 100 अपॉन M इंटू कैपिटल W हो जाएगा। ये आणविक अवनमन स्थिरांक है, ये मोलल अवनमन स्थिरांक है। ये फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही है जो क्वथनांक उन्नयन के बारे में है, वैसे ही हिमांक अवनमन के बारे में। ये बात सामान्य सी है, अणुसंग गुणधर्म सामान्य है, कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा है, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तब ये सब होगा। यदि एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ भी होता है तब ये सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे और इनमें वान हाफ फैक्टर की एंट्री हो जाएगी। एक विलन जैसे फिल्मों में एंट्री हो जाती है ना, वैसे वान हाफ फैक्टर की एंट्री हो जाएगी। तो ये अणुसंग गुणधर्म तब के लिए है, कब के लिए, जब विद्युत अनपघट है, विद्युत अनपघट है, विद्युत अनपघट है। जब विद्युत अनपघट है तब के लिए यह स्थिति है, और जब विद्युत अपघट है तो वान हाफ फैक्टर की एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म में किसी में विलन की एंट्री हो जाती है। देखते हैं क्या होता है वहां पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि यदि अणुसंग गुणधर्म हमें पता करना है, अणुसंग गुणधर्म पता करना है और कंडीशन जाएंगे और इनमें वान हाफ फैक्टर की एंट्री हो जाएगी। एक विलन जैसे फिल्मों में एंट्री हो जाती है ना, वैसे वान हाफ फैक्टर की एंट्री हो जाएगी। तो ये अणुसंग गुणधर्म तब के लिए है, कब के लिए, जब विद्युत अनपघट है, विद्युत अनपघट है,
विद्युत अनवघट है। जब विद्युत अनवघट है तब के लिए यह स्थिति है, और जब विद्युत अवघट है तो बार्नहाफ हाफ फैक्टर की एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म में किसी में विलन की एंट्री हो जाती है। देखते हैं क्या होता है वहां पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि यदि अणुसंघ गुणधर्म हमें पता करना है, अणुसंघ गुणधर्म पता करना है और कंडीशन विद्युत अवघट के लिए है, विद्युत अवघट है तब क्या हो जाएगा, तब अणुसंघ गुणधर्म परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के लिए बराबर P बराबर CST इंटू I। परासरण दाब P बराबर CST हो जाएगा। ये C क्या है, मूलकता। S क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर। और ये I क्या है, बार्नहाफ हाफ फैक्टर। और P का मतलब परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब यदि बात होती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद देखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में अवनमन की घटना आती है, वाष्प दाब में अवनमन की घटना आती है, तब क्या करेंगे, तब हो जाता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N इंटू I। यहां आप जान लीजिए P नॉट क्या है, P नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। विथ P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। जब विलायक में कोई चीज मिलाई गई नहीं है, जब विलायक में कुछ भी नहीं है, तब उसका वाष्प दाब P नॉट कहलाता, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और जब उसमें कुछ मिला दिया गया है यानी विलयन हो गया है, अब विलयन का वाष्प दाब हो गया PS। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें और भी चीजें दी गई हैं। स्मॉल n, इसको कहते हैं विलय के मूल, विलय के मूल। कैपिटल N विलायक के मूल, कैपिटल N विलायक की मूल। और I के बारे में तो बताना नहीं है क्योंकि I तो हम पढ़ ही रहे हैं, बार्नहाफ हाफ फैक्टर कहलाता, यही तो इस फिल्म का विलन है। चलिए ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो अणुसंघ गुणधर्म है उसको बोलते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी क्वथनांक में उन्नयन होते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है भैया, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू CM इंटू I, ये फॉर्मूला हो जाता है।
सीएम को जानते ही हैं आप, केवी जानते ही हैं, आई जानते हैं, तो सीधा लिख सकते हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी डॉट सीएम डॉट आई। ये फॉर्मूला हो जाएगा कब? जब अणुसंघ गुणधर्म में एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है। ये अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म है। अणुसंघ गुणधर्म के बारे में यहां लिख सकते हैं अपसामान्य। अपसामान्य होगा। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे इसको। अपसामान्य, इसको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म कहेंगे। इधर आ जाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के संदर्भ में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू सीएम इंटू आई। केवी डॉट सीएम इंटू आई हो जाएगा। ये आई 1/2 फैक्टर है, ठीक है। और ये 1/2 फैक्टर इसको अपसामान्य बना लेता है, एबनॉर्मल बना लेता है। तो चौथा है डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा तब भी फॉर्मूला लगभग यही रहता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू सी एम इंटू आई। सीधा लिख देंगे डेल्टा टी एफ के एफ सीएम इंटू आई। ये अपसामान्य अणुसंघ गुणधर्म हो गए। चारों जो अणुसंघ गुणधर्म है, अगर उनमें 1/2 फैक्टर की एंट्री हो जाती है तो क्या परिवर्तन आ जाता है? देखिए P बराबर CST होता है, आई आ गया, ठीक है। यहां P0 माइनस PS अपॉन P0, ये इस तरीके से आई इसमें एंट्री हो गई। यहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के संदर्भ में यहां आई की एंट्री हो गई। और यहां इस गणना, इन सूत्रों की सहायता से हम लोग आने वाली गणनाओं को करेंगे। उसके लिए हम लोग जूम पर क्लास अटेंड करेंगे और उस पे इन गणनाओं को सही से क्रमबद्ध तरीके से हल करेंगे, ठीक है। और कोई अगर इसमें प्रॉब्लम हो, आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। हो सकता है इनमें से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। कहो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप समझ लीजिए। देखिए अणुसंघ गुणधर्म की बात हो रही है। वो अणुसंघ गुणधर्म कैसा है? अपसामान्य। अपसामान्य का मतलब होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या है भैया? अगर नॉर्मल की स्थिति में ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है उनका सॉल्यूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी रीडिंग नॉर्मल आएगी। लेकिन यदि इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/2 फैक्टर आ जाता है और 1/2 फैक्टर के कारण ये सारी चीजें, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर पी है, ये मोलरता है जिसे मोलरिटी कहेंगे, सोल्यूशन कांस्टेंट, ये टेम्परेचर है, 1/2 फैक्टर है। यही सारी चीजें आपको यहां प्रदर्शित हो रही हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।